नमस्कार प्यारे बच्चों। आज हम जो हैं वो कक्षा 12 और रसायन विज्ञान केमिस्ट्री वाला जो एक बोर्ड एग्जाम पेपर हुआ ना, उस पेपर को देखकर और अपन ने जो है ना क्वेश्चन बैंक तैयार किया था। ये क्वेश्चन बैंक, उस क्वेश्चन बैंक में से एग्जाम में किस हिसाब से कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं उनका थोड़ा सा आज हम एनालिसिस करेंगे, थोड़ा सा विश्लेषण करेंगे, ताकि बच्चों को इस ये क्वेश्चन बैंक पढ़ने का कितना फायदा हुआ है, कितने क्वेश्चन बच्चे इसमें से अटेम्प्ट कर सकते थे। ये क्वेश्चन बैंक पढ़ने के बाद थोड़ा फटाफट हम इसमें देखेंगे कौन सा क्वेश्चन कहाँ से आया है और वो थोड़ा इसमें डिस्कस करेंगे। देखो, सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम। ये अपना 12th का केमिस्ट्री का बोर्ड एग्जाम का 2025 का एग्जाम का पेपर है ये। अब देखो, इसमें सबसे पहले पहला नंबर 1 देखो, सबसे पहले पहला ऑब्जेक्टिव पर्सन लिखा है ना, पहला ऑब्जेक्टिव पर्सन है। फर्स्ट ऑब्जेक्टिव पर्सन में देखो इस तरह से दिख रहा है क्या? थोड़ा बड़ा कर दूं, थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं। देखो, इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं। ये देखो, अब देखो इसमें पहला पर्सन है और पहला पर्सन क्या है कि MgSO4 के पूर्ण वियोजन के लिए वांट आप गुणांक आई का मान कितना है। और ये यूनिट पहले में पहला ही पर्सन है अपना। MgSO4 के लिए वांट आप गुणांक का मान निकालना, तो 2 आयन बनते हैं, वांट आप गुणांक का मान भी क्या आएगा? 2 आएगा। तो ये मैंने आपको निकालने का तरीका बताया था, पहले यूनिट में पहला ही पर्सन है। देखो कैसे, इसको थोड़ा दिखाता हूं मैं आपको। देखो यहाँ से अपना ये क्वेश्चन बैंक था, ये सभी मार्गदर्शक वगैरह हैं सभी। और इसके बाद देखो ये पहला पर्सन हमारे पास ये था, जलीय विलीन में वांट आप गुणांक का मान सबका बताया मैंने। KCl का 2, NaCl का 2, K2SO4 का 3, MgSO4 का 2। और ये एग्जाम पूछ लिया गया, MgSO4 के लिए वांट आप गुणांक का मान पूछ लिया। ऐसे एल्यूमिनियम सल्फेट का बताया था मैंने, इसमें से एग्जाम में ये प्रश्न आ गया था। ठीक है, इसके बाद देखो अपना, इसके बाद प्रश्न नंबर दूसरा देखो और सेकंड, प्रतिरोधकता जिसको बोलते हैं विशिष्ट चालकता। क्या बोलते हैं इसको? विशिष्ट चालकता, इन प्रतिरोधकता या सॉरी प्रतिरोधकता यानी विशिष्ट प्रतिरोध। SI का, इसका SI मात्रक क्या है वो देखो कैसे। और इसका देखो कहां पर है, ये मिलेगा आपको यूनिट सेकंड में, रिक्स्थान छठा रिक्स्थान भी है और प्रश्न नंबर 2 भी है। 2 जगह दे रखे हैं मैंने सेकंड यूनिट के अंदर। देखो यूनिट सेकंड निकालें और सेकंड यूनिट निकालें, देखो इस तरह से सेकंड यूनिट दूसरी में देखो यूनिट नंबर 2, ये तीसरी। और दूसरी यूनिट में क्या आ गया? एक तो ऑब्जेक्टिव पर्सन है, उसमें पूछा गया है, देख खालिस्तान में देखो ये रहा, सीधा ही पूछागा, पूछ लिया मैंने प्रतिरोधकता का ऐसा ही मात्रक है। तो वहां लिख दिया आपको 4 ऑप्शन है, यहाँ मैंने खालिस्तान पूछ लिया, बस कितने अंतर है, सेम दे रखा ही। देखो क्या लिखा है मैंने यहाँ, देखो चैप्टर 2 में रेगिस्तान छठा और क्वेश्चन नंबर 2 भी है। देखो क्वेश्चन नंबर 2 है ना, उसके अंदर भी देखो क्वेश्चन नंबर 2 है और उसके अंदर भी ये पूछा गया है इसका ऐसा ही मात्रक। ठीक है ना, इसको देख लेना। कहने का मतलब है इसका ऐसा ही मात्रक पूछा गया, अपने यहाँ खालिस्तान में पूछ लिया और वहां पर क्या है आपको ऑब्जेक्टिव पर्सन बना के दे दिए है। ठीक है ना, तो ये पहला पर्सन। इसके बाद देखो दूसरा, ये दूसरा पर्सन। इसके बाद देखो तीसरा पर्सन। तीसरे में देखो गलित सोडियम क्लोराइड के विद्युत अपघटन से उत्पाद क्या मिलते हैं? गलित सोडियम क्लोराइड। अब देखो मैंने आपको 2 करवाए हैं, गलित भी करवाया और जलीय भी करवाया है, दोनों के लिए। देखो कहां पर, सेकेंड यूनिट में, दूसरी यूनिट के अंदर ऑब्जेक्टिव पर्सन 13वां है और क्वेश्चन नंबर 4था है। देखो कैसे, यहाँ देखो यूनिट नंबर सेकेंड, दूसरी यूनिट चल रही है, ये दूसरी यूनिट है और इसके अंदर क्वेश्चन नंबर ऑब्जेक्टिव पर्सन कौन? 13वां है, 13वां ऑब्जेक्टिव पर्सन है। देखो इस तरह से ये रहा पर्सन हमारे पास। क्या लिखा है कि गलित NaCl के विद्युत अपघटन से प्राप्त उत्पाद बताइए। सेम एज इट इज पर्सन आया है बोर्ड में, सेम ही पूछा गया है जो अपने यहाँ पर करवाया था। देखो ये रहा, ठीक है ना, ये देखो यहाँ पर गलित सोडियम क्लोराइड के विद्युत अपघटन के उत्पाद बताइए। सेम यूं का यूं और ये सेम ऑप्शन है, देखो ठीक है ना, सेम एज इट इज, यूं के यूं सारे ऑप्शन है। ठीक है, और इसी प्रकार से देखो क्वेश्चन नंबर 4 भी है, चौथा पर्सन है ना, उसके अंदर भी है। देखो ये सेम पर्सन नंबर 4 के अंदर भी ये देखो क्या लिखा है, गलित NaCl व जलीय NaCl के विद्युत अपघटन के उत्पाद लिखिए। दोनों को बताए थे मैंने आपको, यहाँ पर आप गलित का आपसे पूछ लिया गया। ठीक है, इसके बाद देखो अपना अगला पर्सन, और अगले पर्सन में देखो यहाँ पर पर्सन नंबर 4 चौथा ऑब्जेक्टिव, और फोर्थ ऑब्जेक्टिव में देखो, फोर्थ ऑब्जेक्टिव में
ये पांचवा और ये चौथा ऑब्जेक्टिव। और चौथे देखो, चौथे ऑब्जेक्टिव पर्सन में थोड़ा बड़ा करूंगी इसको मैं, चलो चौथे ऑब्जेक्टिव पर्सन में देखो यहाँ पर, और पर्सन क्या पूछा आपसे, द्वितीय कोटि अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की इकाई बताइए। और ये मैंने आपसे तीसरी यूनिट के अंदर क्वेश्चन बैंक में रेगिस्तान में प्रश्न दिया मैंने आपको, ये रेगिस्तान दूसरा है, तीसरी यूनिट में दूसरा रेगिस्तान है, देखो तीसरी यूनिट के अंदर दूसरा रेगिस्तान है, यूनिट तीसरी और खालिस्तान दूसरा, सेम एज इट इज पर्सन है, जो इसने यहाँ पर ऑब्जेक्टिव बना के दे दिए हैं और हमने यहाँ पर खालिस्तान के रूप में दिया। देखो ये रहा, द्वितीय कोटि अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की खालिस्तान इकाई होती है। और यही आपसे पूछा गया, देखो यहाँ पर क्या पूछा गया है, द्वितीय कोटि अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की इकाई होती है, बस ये पूछा गया, जो अपने खालिस्तान में कर लिया था, ठीक है ना। इसके बाद देखो अपना अगला, और अगले में क्या है, एक्टिनोइड श्रेणी का तत्व है। अब देखो एक्टिनोइड लेथिनोइड जो है ना, ये मैंने आपको याद करने का तरीका बताया था, और उसमें एक्टिनोइड में थोड़े पहलवान उनसे निपटेंगे, तो यहाँ पर पहला एलिमेंट दिया थोरियम लिख दिया, थोरियम एक्टिनोइड का थोरियम एलिमेंट है, ये ज्यादा इतना है नहीं। अब इसके बाद देखो छठा प्रश्न है, छठा, छठे में क्या है, जलीय विलयन में रंगहीन धातु आयन कौन सा है। और ये मैंने आपको चौथे चैप्टर में ऑब्जेक्टिव प्रश्न नंबर 3 एज इट इज लिखा हुआ है, चौथे चैप्टर में तीसरा ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, इसको हम देख सकते हैं, देखो चौथे चैप्टर में तीसरा ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, चैप्टर नंबर देखो ये 4, ठीक है, चैप्टर नंबर ये 4, और इसका तीसरा ऑब्जेक्टिव देखो ये रहा, क्या लिखा है, रंगहीन आयनों का युग्म है। और वहां पर पूछ लिया इसमें से कौन सा आयन रंगहीन है, एक पूछा है, या मैंने दो लिखाए हैं, और ये देखो दो बताए थे मैंने, कॉपर +1 Zn+2, और वहां पर आपके ऑप्शन में क्या दे दिया, Zn+2 दे दिया, देखो यहाँ पर देख सकते हो Zn+2 दे दिया ये ऑप्शन में, ठीक है। इसी प्रकार से देखो फिर छठे के बाद अपना अगला प्रश्न सातवां, और सातवें क्वेश्चन में देखो इस तरह से, सातवें में क्या, मैंने जब आपको एग्जाम ये डिस्कस करवाए थे ना आपको क्वेश्चन बैंक, उस टाइम मैंने देखो बीच बीच से बहुत बातें बताई थी, वो भी बातें एग्जाम में पूछी गई है। होमोलेप्टिक संकुल क्या होते हैं, हेट्रोलेप्टिक, जब मैंने उनका नामकरण करवाया था ना आपको, तब बताया था मैंने, होमोलेप्टिक मतलब वे संकुल जिनमें जुड़े हुए लिगेंड बिल्कुल सेम रहे, होमोलेप्टिक, और हेट्रोलेप्टिक में अलग अलग लिगेंड जुड़े रहे। और देखो यहाँ पर आपको सेम देखना था, सेम वाला ऑप्शन क्या है, एक ही अलग है सब में, ये चौथा, चौथा इसका होमोलेप्टिक संकुल हो गया था। फिर देखो उप सहसंयोजक संख्या इसमें आगे आएगी अपनी, उप सहसंयोजक संख्या किसे कहते हैं, निकालने का तरीका मैंने आपको करने का बताया था। और यहाँ पूछ लिया उप सहसंयोजक संख्या कितनी हो क्रोमियम की, लिगेंड 3 और 3 6 जुड़े हैं, तो 6 इसकी उप सहसंयोजक संख्या हो जाएगी, ये अपनी यहाँ पर पीछे मैंने डिस्कशन में सारे क्वेश्चन करवाए हुए हैं। इसके बाद देखो थायोनिल क्लोराइड है, अब इसमें आपसे पूछ लिया एग्जाम में थायोनिल क्लोराइड कौन सा है, SOCl2 को बोलते हैं थायोनिल क्लोराइड। ये छठे चैप्टर में 12वां क्वेश्चन दे रखा है मैंने, कौन सा, छठे चैप्टर में 12वां क्वेश्चन दे रखा है थायोनिल क्लोराइड का, छठे चैप्टर में 12वां प्रश्न, देखो इस तरह से छठे चैप्टर में 12वां प्रश्न, देखो सातवां और छठा चैप्टर, छठे में देखो ये रहा 12वां प्रश्न। और ये देखो एल्कोहलों के एल्किल क्लोराइड बनाने का लिए थायोनिल क्लोराइड विधि को वरीयता देते हैं क्यों, तो उस टाइम मैंने आपको रिएक्शन लिख के बताई थी, और थायोनिल क्लोराइड का फॉर्मूला भी लिखा था उस टाइम, मैंने कहा था ये याद रखना है, एग्जाम में इसका कई बार फॉर्मूला पूछते हैं, और वो सेम एज इट इज एग्जाम में आपसे फॉर्मूला पूछ लिया गया है, इसका सूत्र क्या है, SOCl2, ठीक है। इसके बाद देखो 9 के बाद देखो अगला 10वां ऑब्जेक्टिव पर्सन, 10वें के अंदर देखो जब मैंने आपको हेलो एल्केन और हेलो एरिन्स वाला चैप्टर पढ़ाया था ना, उसके दौरान मैंने आपको ये कहा था बेंज हेलाइड जो ना बेंजीन वाले, ये बेंजिलिक हेलाइड, बेंजल और बेंजो 3 बताए थे मैंने, उस टाइम मैंने बताया था इस पर संकरण जो होता है ना, वो संकरण कौन सा होता है, sp3 होता है, sp3 संकरण के एग्जांपल थे, ये बताया था मैंने आपको। एक बताया था आपको ईथर वाला है, समित समित, जब ईथर वाला पढ़ाया था तब बताया था मैंने ईथर के 2 प्रकार होते हैं जुड़ने वाले ग्रुप के आधार पे, दोनों सेम है तो समित, सेम नहीं है तो असमित, असमित पूछा था, ये समित ये समित ये समित, ये डिफरेंट जुड़े हुए हैं तो ये असमित हो गया था, ये अपने वहीं पर एग्जाम में करवाया था ना, वे सेम एज वो का वो है, तो इसमें कुछ याद करने वाली चीजें नहीं है। इसके बाद देखो अपना अगला, ये देखो ये प्रश्न, और ये क्वेश्चन जो है ना CH3CH2OH, थोड़ा बड़ा कर दूं, क्या है CH3CH2OH, और इसमें सांद्र H2SO4 413 केल्विन ताप, और यहाँ पर क्या बनेगा, और यहाँ यूनिट लिखिए, 7वीं यूनिट में रेगिस्तान नंबर तीसरा है, कौन सा है, 7वीं यूनिट में तीसरा रेगिस्तान है, देखो यहाँ पर 7वीं यूनिट में तीसरा रेगिस्तान है, ये 7वीं के अंदर देखो तीसरा रेगिस्तान, सेम एज इट इज दे रखा है मैंने, यहाँ देखो ये रहा तीसरा,
सेम एज इट इज पर्सन देखो ये रहा, एथेनॉल के सांद्र H2SO4 के साथ अभिक्रिया 443 केल्विन ताप पर क्या बनेगा, ये आपसे पूछा गया है। खालिस्तान दे दिया और वहां पर आपको ऑब्जेक्टिव पर्सन पूछ लिया, वो ज्यादा कोई अंतर नहीं है। देखो ये रहा, ठीक है, एथेन का निर्माण जो हो रहा है वो सारा उसमें। इसके बाद देखो 12 के बाद फिर अगला 13वां ऑब्जेक्टिव पर्सन। तो 13वें में देखो इस तरह से, थोड़ा बड़ा कर देता हूं, 13वां। और 13वें में देखो निम्नलिखित में से कौन सा एल्डिहाइड केनिज़ारो अभिक्रिया देता है। अब केनिज़ारो अभिक्रिया देने वाले एल्डिहाइड कौन कौन से हैं, ठीक है ना, केनिज़ारो अभिक्रिया देने वाले एल्डिहाइड कौन कौन से हैं, उनके मैंने आपको अलग से नाम बताए थे। कौन कौन से एल्डिहाइड केनिज़ारो अभिक्रिया देते हैं, अलग से नाम बताए थे मैंने। और उसमें देखो यूनिट 8 यूनिट के अंदर है और क्वेश्चन नंबर 12 दे रखा है। कौन कौन से केनिज़ारो अभिक्रिया देते हैं 8वीं यूनिट में, क्वेश्चन नंबर 12, 8वीं यूनिट में प्रश्न नंबर 12। अब देखो ये 7वीं और इसके बाद ये 8वीं यूनिट है, उसमें प्रश्न नंबर 12 दे रखा, 8वीं यूनिट में प्रश्न नंबर 12 है। और 12 में मैंने स्पष्ट ये क्वेश्चन लिखा है और ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, उस टाइम बताया भी था ये केनिज़ारो अभिक्रिया कौन कौन से एल्डिहाइड देते हैं। और इसमें आपसे 4 लिख दिए, ऑब्जेक्टिव में पूछ लिया कौन सा देगा, तब मैंने आपको इसमें 3-4 एल्डिहाइड बताए, फॉर्मेल्डिहाइड है, बेंजील्डिहाइड है, प्यूरेल्डिहाइड है, अलग अलग बताए थे मैंने, जिनमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता वो केनिज़ारो अभिक्रिया देते हैं। तो मैंने आपको करने का तरीका बताया था, केनिज़ारो अभिक्रिया होती क्या वो बताया था। तो यहाँ पर आपसे ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछ लिया गया इसके बारे में, ठीक है। इसके बाद देखो अगला अधोलिखित, अगला क्या है कि अधोलिखित में प्रबलतम अम्ल है, अम्ल पूछ लिया प्रबलतम कौन सा है। और अम्लों की प्रबलता के लिए देखो मैंने 7वीं यूनिट के अंदर ही बताया है ऑब्जेक्टिव प्रश्न 13वां, 8वीं के अंदर भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न छठा है, दो अलग अलग बताइए, दोनों के अंदर दे रखे हैं ये सारे। अब देखो 7वीं यूनिट के अंदर भी है, 7वीं में और 8वीं के अंदर भी है ऑब्जेक्टिव पर्सन, ये 8वीं यूनिट है, इसमें भी ऑब्जेक्टिव पर्सन है। देखो ये रहा अम्लीय सामर्थ्य का क्रम ये दे रखा है, ठीक है ना, अम्लीय सामर्थ्य क्रम दे रखा है। ऐसे ही 8वीं यूनिट के अंदर दे रखा है सेम इस तरह से पर्सन, ये 8वीं यूनिट का है, ठीक है। और ऐसे 7वीं के अंदर दे रखा है, ठीक है ना, ये 7वीं है, 7वीं के अंदर भी अम्लीय सामर्थ्य क्रम लिखा है ऑब्जेक्टिव पर्सन में देखो। और मैंने आपको बहुत अच्छी तरह से इसको ये देखिए ये लिख रखा है, ये नाइट्रोफिनॉल वाला लिख रखा है। ऐसे मैंने अम्लीय सामर्थ्य का क्रम लिखने का तरीका आपको बताया था ये, ठीक है। इसके बाद देखो हिंसबर्ग अभिकर्मक क्या है, अगला प्रश्न क्या है कि हिंसबर्ग अभिकर्मक क्या है। अगला क्या है हिंसबर्ग अभिकर्मक। अब इसका बताना फॉर्मूला C6H5SO2Cl, यह हिंसबर्ग अभिकर्मक है। चैप्टर 9 में क्वेश्चन 10वां भी है और ऑब्जेक्टिव प्रश्न 5वां भी है, ये अपन ने करवाया था क्वेश्चन बैंक में। क्वेश्चन नंबर 9वां चैप्टर है, क्या है 9वां चैप्टर है। और 9वें चैप्टर में ये 9वां चैप्टर है और 9वें चैप्टर में देखो ये रहा एक तो 10वां क्वेश्चन है ये 10वां। और हिंसबर्ग अभिकर्मक की सहायता से प्राथमिक द्वितीयक, तब उस मैंने आपको ये बताया था ये हिंसबर्ग अभिकर्मक का आपको फॉर्मूला याद रखना है, पेपर में फॉर्मूला आता है और इसको जोड़ने का तरीका किस प्रकार से प्राथमिक एमीन द्वितीयक तृतीयक जुड़ेगा, कैसे जोड़ने का तरीका बताया था मैंने आपको, ठीक है ना, यहाँ पर भी है। और इसके अलावा देखो इसके अलावा ये ऑब्जेक्टिव पर्सन 5 के अंदर भी दे रखा है ये, इसके अलावा ये ऑब्जेक्टिव पर्सन में दे रखा है, इसको स्पष्ट दे रखा है, ये देखा ये रहा हिंसबर्ग अभिकर्मक है बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, यहाँ मैंने नाम लिख दिया, वहां पर फॉर्मूला लिख दिया, फॉर्मूला बताया था उस टाइम जब मैंने बताया था आपको इसका उत्तर, तब इसका मैंने आपको फॉर्मूला भी लिखवाया था, इसका ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। इसके बाद देखो अपना कितने हो गए 15 हो गए ना। इसके बाद देखो 16वां एबेसिडे वाला पर्सन है और 16वें के अंदर देखो एमीन है, इसका नाम पूछा था और नाम लिखने का तरीका बताया था मैंने आपको जब एमीन एमीन पढ़ाया था कि एन मेथिल फिर एथेन एमीन, एन मेथिल एथेन एमीन वाला नाम हो गया था। फिर देखो डाइसेकेराइड है, ये एजीटी यूं का यूं लिखा हुआ डाइसेकेराइड वाला, तो देखो डाइसेकेराइड वाला तो एजीटी यूं का यूं लिखा हुआ है। यूनिट नंबर कौन सी है 10वीं और ऑब्जेक्टिव पर्सन चौथा, एज सेम एजीटी पर्सन है ये, देखो यूनिट नंबर 10वीं में चौथा ऑब्जेक्टिव पर्सन देखो सेम एज इट इज है। निम्नलिखित में से डाइसेकेराइड शर्करा है, देखो और वहां पर क्या लिखा है देखो डाइसेकेराइड क्या है ग्लूकोज फ्रक्टोज स्टार्च सुक्रोज, तो यहाँ पर उत्तर सुक्रोज है और अपने वाले के अंदर भी उत्तर क्या आ रहा है सुक्रोज, अपने वाले के अंदर भी उत्तर क्या इसका सुक्रोज ही है, ठीक है ना, यहाँ पर ये पर्सन आ गया था। इसके बाद देखो ऑब्जेक्टिव पर्सन में आवश्यक अनावश्यक एमिनो अम्ल, देखो ये मैंने आपको
लिखा है ना अनावश्यक एमिनो अम्ल कौन सा इनमें से। तब मैंने आपको, जब आपको बायोमोलिकुलर वाला चैप्टर पढ़ाया था उस टाइम मैंने आपको आवश्यक व अनावश्यक एमिनो अम्ल क्या है उनके आपको नाम बताए थे। नाम में मैंने कहा था कि आवश्यक याद कर लो टीवी मिल पात से 10 याद कर लो वो, और जो बच गए ना वो और कुछ एग्जाम में लिखा हुआ आ जाए वो अनावश्यक है। और वही हुआ, आवश्यक के 3 नाम ले दिए, एक अनावश्यक का नाम दे दिया। आवश्यक का याद है तो आप अनावश्यक कर सकते हो। 10 यूनिट में 7वां प्रश्न दे रखा है, ये देखो 10 यूनिट में 7वां प्रश्न दे रखा है, 10वीं है ये, और इसमें 7वां क्वेश्चन दे रखा है आवश्यक और अनावश्यक एमिनो अम्ल। देखो ये रहा आवश्यक और अनावश्यक एमिनो अम्ल क्या है, इसमें मैंने आपको इन सब के अलग अलग नाम बताए थे और इनमें आपको ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछ लिया, नाम का पूछ लिया गया। ठीक है, इसके बाद देखो ये हो गया 18 है। उसके बाद देखो खालिस्तान आगे, और खालिस्तान में देखो यहाँ पर पहला क्या है कि हिमांक अवनमन स्थिरांक केएफ की इकाई होती है, केएफ की इकाई पूछी है। पहली यूनिट में प्रश्न है और पहला ही प्रश्न है, ये क्या है पहली यूनिट में पहला ही प्रश्न है। देखो पहली यूनिट में पहला ही प्रश्न है ये, फर्स्ट यूनिट में पहला ही प्रश्न है ये। देखो ये रहा, क्या है हिमांक अवनमन स्थिरांक की इकाई, पहली यूनिट में पहला ही प्रश्न। देखो ये रहा, यहां देखो ये रहा चौथा प्रश्न। ठीक है ना, ये रहा केएफ व केबी की इकाइयां मात्रक बताइए। केएफ क्या है मोलल हिमांक अवनमन स्थिरांक, और ये क्या उत्तनाकुंडीन स्थिरांक। मैं दोनों की इकाई बताई थी, एग्जाम में आपसे खालिस्तान पूछ लिया गया, हिमांक मोलल हिमांक अवनमन स्थिरांक की इकाई पूछ ली गई। ठीक है, उसके बाद देखो दूसरा सांद्रता घटने के साथ मोलर चालकता, क्या लिखा है कि सांद्रता घटने के साथ मोलर चालकता कैसे प्रभावित होगी, घटेगी या बढ़ेगी। सांद्रता घटेगी मोलर चालकता भी घटेगी। सेकंड यूनिट में 13वां प्रश्न दे रखा है, सेकंड यूनिट में 13वां प्रश्न दे रखा है। देखो यूनिट नंबर सेकंड में 13वां प्रश्न है, सांद्रता का किस प्रकार से इफेक्ट है मोलर चालकता पे, वो मैंने आपको अलग से बताया था और यहाँ पर आपसे खालिस्तान के रूप में पूछ लिया गया ये प्रश्न। देखो ये रहा। ठीक है ना, मोलर चालकता परिभाषा, उसके बाद सांद्रता के साथ इनके परिवर्तन का विवेचना करना। सांद्रता बढ़ेगी मोलर चालकता बढ़ेगी, सांद्रता घटेगी मोलर चालकता घटेगी, ये मैंने सारा बताया था। यहाँ पर आपको खालिस्तान बना के पूछ लिया प्रश्न एग्जाम में। इसके बाद देखो अगला, उच्च दाब पर गैस या अमोनिया का तप्त प्लेटिनम स्तर पर वियोजन किस प्रकार की कोटि है, शून्य कोटि का विक्रिया है। 30 यूनिट में 15वां प्रश्न दे रखा है मैंने, और उसमें वहां पर मैंने आपको बताया था कि शून्य कोटि विक्रिया प्रथम कोटि विक्रिया के दो एग्जाम्पल बताओ, और उन 2 एग्जाम्पल में शून्य कोटि में मैंने अमोनिया टूटे N2 बनाए प्लेटिनम की उपस्थिति में, वो शून्य कोटि है और एग्जाम्पल बताया था। और उसी एग्जाम्पल को उसने लैंग्वेज बना के कोटि पूछ ली है बस आपसे, ये पूछा है। देखो इस तरह से क्या है, देखो तेरी तीसरी यूनिट में 15वां प्रश्न है ये, देखो दिखा देता हूं आपको, तीसरी यूनिट में 15वां प्रश्न है ये, तीसरी केमिकल काइनेटिक्स वाली यूनिट है, इसमें 15वां प्रश्न है। देखो इस तरह से ये रहा 15वां। ठीक है ना, शून्य कोटि अभिक्रिया प्रथम कोटि अभिक्रिया के दो एग्जाम्पल बताने, और उसमें मैंने आपको अमोनिया वाला एग्जाम्पल बताया था और यहाँ पर आपसे खालिस्तान के रूप में पूछ लिया गया। इसके बाद देखो अगला, अगले खालिस्तान में देखो वसा के हाइड्रोजन में उत्प्रेरक के रूप में क्या प्रयुक्त होता है, यानी हाइड्रोजनीकरण करते हैं, घी बनाते हैं, तब उत्प्रेरक के रूप में निकल काम में लेते हैं। चौथी यूनिट में 10वां प्रश्न दे रखा है ये, चौथी यूनिट में 10वां प्रश्न दे रखा है। देखो एफडीएफ ब्लॉक में चौथी यूनिट में 10वां प्रश्न दे रखा है ये, देखो कैसे, ये रहा। ठीक है, ये रहा सेम एज इट इज प्रश्न है, वहां खालिस्तान लिख दिए वनस्पति तेलों के हाइड्रोजनीकरण में किस धातु का उपयोग किया जाता है, ये रहा। और वहां पर क्या पूछा, देखो आपसे क्या पूछा है, वसा के हाइड्रोजनीकरण में उत्प्रेरक उपयुक्त होता है निकल, वहां मैंने पूछा है, ऑब्जेक्टिव प्रश्न बना के पूछा है छोटी लाइन का, यहाँ पर खालिस्तान बना दिया। फिर देखो अगला, FeCO5 में आयरन की ऑक्सीकरण अवस्था है, 5वीं यूनिट में पहला प्रश्न है ये, 5वीं यूनिट में पहला प्रश्न, 5वीं में देखो ये कौन सी है, 5वीं यूनिट में, इसमें पहला प्रश्न देखो इस तरह से, देखो यहां पर ये रहा। ठीक है ना, इसका मैंने IUPAC नाम बताया था, IUPAC नाम बताया, तब मैंने कहा था आगे ब्रैकेट में 0 लगाना है। 0 क्यों लगाना है कि आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है,
शून्य होती है। और वहां पर आपसे पूछ लिया गया, ये देखो क्या पूछ लिया गया कि FeCO5 में आयरन की ऑक्सीजन अवस्था क्या होती है, शून्य होती है। ये आपसे पूछा गया है, ठीक है ना, 5 यूनिट के अंदर है ये, ठीक है ना। और देखो और भी शायद अलग से प्रश्न होगा। ये देखो, ये यहाँ पर भी आपको मैंने बताया था, FeCO5 में Fe पर संकरण बताना, चुंबकीय गुण बताना, उस टाइम मैंने आपको निकालने का तरीका बताया था। तब मैंने आपको कहा था इस Fe पे चार्ज क्या रहता है, 0 रहता है। तो यहाँ पर आपसे 0 पूछ लिया गया ये, ठीक है। इसके बाद देखो, ये फैक्ट वाला प्रश्न था, मेथिल का क्वथनांक क्या होता है। ये तो याद करने वाली चीजें थी, इतना गहराई वाली चीजें एग्जाम में ऐसी चीज पूछते हैं, लेकिन फिर पूछ लिया। देखो अगला, फिनोल की अभिक्रिया सांद्र नाइट्रिक अम्ल से करवाते हैं। और ये था अपने 7वीं यूनिट के अंदर प्रश्न नंबर 5 और प्रश्न नंबर 22, दो के अंदर दे रखा है ये। फिनोल की अभिक्रिया सांद्र नाइट्रिक अम्ल से करवाने पिक्रिक अम्ल का निर्माण होता है। यूनिट नंबर 7 में 7वीं यूनिट निकालो, 7वीं के अंदर आपको पूर्णतः सारा सही तरीके से दे रखा है। देखो 7वीं आपको दिखाता हूं मैं, 7वीं यूनिट, अभी 7वीं यूनिट है ये, एल्कोहल फिनोल ईथर। और इसमें कौन सा है, 7वीं के अंदर 5वां प्रश्न है। क्या है, 5वां और 21वां, 5वां प्रश्न है। देखो 7वीं में 5वां ये रहा, फिनोल से पिक्रिक अम्ल का निर्माण, एक तो ये, ठीक है ना। और दूसरा सेकंड, दूसरा क्या है, 22वां क्वेश्चन भी है, 22वां इसी से संबंधित है, 22वां क्वेश्चन ये रहा, ठीक है ना। और 22वें में देखो ये रहा, फिनोल नाइट्रिकरण मिश्रण के आधिक्य में अभिक्रिया करता क्या बनाता है। आधिक्य मतलब सांद्र नाइट्रिक एसिड से तब पिक्रिक एसिड का निर्माण करता है। ये यहाँ पर करवाया था, और आपसे यहाँ पर इस तरह से खालिस्तान के रूप में प्रश्न पूछ लिया गया है। इसके बाद देखो अगला, H2SO4 HgSO4 की उपस्थिति में एथाइन के जल योजन से, एथाइन का जल योजन करते हैं तो एसिटाल्डिहाइड बनता है, वो अलग है, ठीक है ना। फिर देखो विटामिन बी, और मैं विटामिन वाले मैंने बताया था आपको, दो ही विटामिन है, विटामिन बी और विटामिन सी, जल में घुलती है, तो विटामिन सी आपको अलग से बताया था। फिर देखो ये सुक्रोज का जल अपघटन पर ग्लूकोज तथा क्या देता है। अब देखो ये आपको एल्डिहाइड वाला चैप्टर, ये चैप्टर है ना, ये बायोमोलिक्यूल वाला, उसके अंदर दे रखा है। देखो दिखा देता हूं मैं आपको, बायोमोलिक्यूल वाले चैप्टर में, ठीक है ना, जैव अणु वाला चैप्टर है, उसके अंदर दे रखा है ये एमीन लास्ट, ये बायोमोलिक्यूल, ठीक है ना। और देखो किसके टूटने से क्या बनेगा, यहां देखो ये रहा, ये प्रश्न रहा, सुक्रोज का जल अपघटन देता है। और वहां पर देखो क्या पूछा आपसे, क्या पूछा है, सुक्रोज का जल अपघटन, ग्लूकोज व एक एक दे दिया और एक पूछ लिया। या देखो सुक्रोज का जल अपघटन करवाते हैं, क्या बनता है, एक ग्लूकोज और एक फ्रक्टोज। यहाँ पर हमने ऑब्जेक्टिव बना के दिया है, और वहां पर आपको इसने खालिस्तान बना के पूछ लिया कि ग्लूकोज के साथ क्या बनेगा, क्या बनेगा, फ्रक्टोज बनेगा, वो आपको पता है, आराम से कर सकते हो। इसके बाद देखो फिर छोटे प्रश्न आ गए, तो छोटे क्वेश्चनों में देखो थोड़ा बड़ा कर देता हूं, छोटे वाले क्वेश्चनों में पहला देखो, मोललता की परिभाषा लिखिए। ये मैंने आपको खालिस्तान के लिए दिया है, पहले प्रश्न में पहला खालिस्तान है ये, पहले यूनिट के अंदर देखो, फर्स्ट यूनिट में पहला खालिस्तान, पहली यूनिट में क्या है, पहला खालिस्तान है। देखो इस तरह से, पहली यूनिट में पहला खालिस्तान ये रहा। देखो यूनिट पहली, और इसमें पहला खालिस्तान देखो ये रहा। मैंने खालिस्तान के रूप में पूछा है, और आपसे इसने क्या है, बढ़ा के पूछ लिया है क्वेश्चन, ठीक है ना। पहली यूनिट है ना ये, और इसमें पहला खालिस्तान देखो ये रहा, ठीक है ना। अब देखो ये रहा कि 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या मोललता कहलाती है। वहां पर मोललता क्या है, परिभाषा पूछ ली, मैंने परिभाषा देके मोललता पूछ ली, ये याद करना था, बस आपको ये लिखना था, और वहां पर एग्जाम में आ गया प्रश्न, ठीक है। इसके बाद एक राउल्ट के नियम का गणितीय रूप, और ये क्या है, अणु संख्या गुणधर्म, यूनिट पहली में प्रश्न छठा है, पहली यूनिट में छठा प्रश्न है ये, अणु संख्या गुणधर्म, इसमें छठा प्रश्न देखो, पहली यूनिट में छठा प्रश्न,
देखो ये रहा, ये हिमांक अवनमन। और इसमें हमने क्या अब बताया था मैंने कि वाष्प में आपेक्षिक अवनमन विलय की मोल भिन्न के बराबर होता है, इसको राउल्ट का नियम कहते हैं। ये मैंने आपको उस टाइम स्पष्ट बता दिया था आपको। इसके बाद देखो जटिल अभिक्रियाओं को परिभाषित की, जटिल मतलब जो जटिल तरीके से हो, जिनमें कोटि का मान 3 से ज्यादा हो और जिनमें अभिक्रियाएं 2 या 2 से अधिक क्रियाविधियों में संपन्न होती है, उसको जटिल अभिक्रियाएं कहते हैं। अब देखो ये सेम एज इट इज है, ये प्रश्न देखो K3CrC2O43 संकुल का यूपीसी नाम लिखिए। 5 मिनट में 5वां प्रश्न है ये, देखो 5वें यूनिट के अंदर 5वां प्रश्न एज इट इज यूं का यूं दे रखा है। 5वें यूनिट में 5वां प्रश्न दे रखा है एज इट इज यूं का यूं। ये 5 यूनिट है, इसमें 5वां प्रश्न यूं का यूं दे रखा है। देखो ये रहा, ये रहा 5वां, ये रहा देखो। और मैंने आपको 4-5 ये 6 करवाए थे आईयूपीसी नाम, इनमें एक आ गया ये रहा K3CrC2O43, इसका आईयूपीसी नाम लिखिए। और ये देखो पूछा गया आपसे, यहाँ देखो ये रहा पूछा गया ये, ठीक है ना। फिर गिरनार अभिकर्मा का एक उदाहरण इसमें RNS लिखना था CH3MgBr, वो ज्यादा दिक्कत नहीं है, ठीक है। फिर देखो अगला, अगला क्या है, फिटिंग अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण लिखिए। 6ठी यूनिट में चौथा प्रश्न दिया मैंने, 6ठी यूनिट में चौथा प्रश्न दिया, देखो 6ठी यूनिट में चौथा प्रश्न दिया है फिटिंग अभिक्रिया। देखो ये रहा चौथा, ये रहा 8वां प्रश्न है ना, फिटिंग अभिक्रिया। समीकरण लिखनी थी आपको, मैंने आपको समीकरण लिख के बताई थी फिटिंग अभिक्रिया क्या है, उसकी समीकरण। तो यहाँ पर आपसे समीकरण पूछिए, फिटिंग अभिक्रिया की समीकरण लिखनी है, ठीक है। और 6ठी यूनिट में चौथा प्रश्न भी है ये, 6ठी में चौथा प्रश्न भी है शायद ये, देखो 6ठी यूनिट में चौथा प्रश्न भी, ये कह रहे हैं ना चौथा लिखा हुआ है, गलती से लिख दिया, ठीक है ना, वही था, ठीक है हाँ। इसके बाद देखो अगला, और फिटिंग अभिक्रिया के बाद देखो सैलिसिलिक अम्ल के एसिटिलीन से प्राप्त यौगिक का नाम लिखिए। 7वीं यूनिट में पहला ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 1 ऑब्जेक्टिव 7वीं यूनिट के अंदर है। देखो 7वीं में सेम दिखा देता हूं आपको, 7वीं में यूं का यूं, 6ठी और ये 7वीं, देखो ये रहा सैलिसिलिक अम्ल के एसिटिलीकरण से प्राप्त यौगिक है, एस्पिरिन बनता है ना। अब देखो सेम यही प्रश्न है, सैलिसिलिक अम्ल के एसिटिलीकरण से प्राप्त यौगिक का नाम बताइए। नाम पूछ लिया, मैंने ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछ लिया, सेम वही है। अगला देखो निम्नलिखित यौगिकों को जलीय विलयन में उसकी क्षारीय प्रबलता के क्रम में व्यवस्थित कीजिए, क्षारीय प्रबलता क्रम में। अब देखो 9वीं यूनिट में पहला ऑब्जेक्टिव प्रश्न लिखा है मैंने, 9वीं यूनिट के अंदर पहला ऑब्जेक्टिव प्रश्न है 9वीं के अंदर, देखो कैसे, इस तरह से देखो 9वीं यूनिट के अंदर 10वीं 9वीं में पहला ऑब्जेक्टिव प्रश्न यही है, ये देखिए ये रहा। इनमें एमिनो की क्षारीय प्रबलता क्रम लिखाया मैंने, उस टाइम मैंने एथिल का बताया था और मेथिल का भी बताया था, सेम वही प्रश्न आ गया एग्जाम में, देखो ये पूछ लिया आपसे, इनमें क्रम पूछ लिया, ये क्रम मैंने आपको समझाया था, ठीक है। इसके बाद देखो ये रेशेदार प्रोटीन को उदाहरण, प्रोटीन वाला कराया था, तो बताया था ये डीएनए के द्विकुंडी संरचना का सूत्र बनाइए। 10 यूनिट के अंदर प्रश्न नंबर 12, 10वीं यूनिट में प्रश्न नंबर 12, देखो 10वीं में प्रश्न नंबर 12 देखो ये रहा सेम, और एज इट इज है यूं का यूं, यही प्रश्न उठाया देखो इस तरह से, ये रहा क्या है, डीएनए की द्विकुंडली संरचना बनाइए, है ना। और प्रश्न देखो यहाँ पर क्या है, डीएनए की द्विकुंडली संरचना का चित्र बनाइए, सेम वही है, ठीक है। इसके बाद देखो आगे चलें, थोड़ा और बड़ा कर देता हूं, और बड़ा कर दूं, ये देखो फिर देखो सेम यूं का यूं प्रश्न है, यहां मैंने 10 ग्राम करवाया था, इसने यहाँ 4 ग्राम कर दिया बस, से बाकी वही न्यूमेरिकल है सेम। पहली यूनिट में 6ठा ऑब्जेक्टिव प्रश्न करवाया मैंने, देखो पहली यूनिट में 6ठा ऑब्जेक्टिव प्रश्न करवाया है, तब वहां पर देखो ऐसे पहली यूनिट में 6ठा ऑब्जेक्टिव प्रश्न ये रहा, देखो सेम एज इट इज है। 500 मिलीलीटर विलियन में 10 ग्राम NH घुला है, तो विलियन की मोलरता ज्ञात की, 10 ग्राम NH घुला है,
और देखो यहाँ पर क्या पूछ लिया आपसे, 4 ग्राम NH को घोलकर 500 ml विलीन बनाया गया, यानी 500 ml में 4 ग्राम घुला हुआ है, मोलरता बताइए। और मैंने यहाँ पर देखो क्या करवाया है, 500 मिली में 10 ग्राम NH घुला है, मोलरता बताइए। 10 लिख दिया बस मैंने, और वहां उसने 4 का पूछ लिया, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है, और सेम एज इट इज वही पर्सन है। फिर देखो प्रतिलोम परासरण को दर्शाने वाले चित्र बनाइए। पहले यूनिट में 10वां पर्सन है, देखो दिखाऊंगा आपको मैं, पहले यूनिट में 10वां पर्सन है, प्रतिलोम परासरण। पूरा मैंने आपको चित्र बनाया था, जब वीडियो बनाया था ना, उसका पूरा डायग्राम बनाया था मैंने, और डायग्राम आपसे पूछ लिया गया है यहाँ पर, ठीक है ना। देखो पहले यूनिट में कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 10वां, पहले में 10वां क्वेश्चन है ये, देखो ये रहा, ठीक है ना। प्रतिलोम परासरण क्या है, उदाहरण देखिए समझाइए। उस टाइम मैंने आपको वीडियो सॉल्यूशन का डायग्राम भी बनाया था, किस प्रकार से समुद्री जल का शुद्धिकरण करते हैं, उसका डायग्राम बनाया था। वो डायग्राम आपसे एग्जाम में यहाँ पर पूछ लिया गया, देखो डायग्राम पूछा है आपसे बस, और कुछ नहीं। निकल कैडमियम सेल का देखो, इसमें मैंने है ना क्वेश्चन बैंक में प्रश्न नहीं लिखा था, ये क्वेश्चन बैंक में मैंने सीसा संचायक सेल लिखा था, और उसके साथ जब सीसा संचायक सेल करवाया ना, तब मैंने कहा था निकल कैडमियम सेल भी द्वितीयक सेल है, उसकी मैंने 2 रिएक्शन लिखी थी, निकल कैडमियम सेल की रिएक्शन लिखाई थी, और वहां पर ये देखो यहाँ पर आ गई निकल कैडमियम सेल का डायग्राम आ गया था, उसकी रिएक्शन आ गई थी, ठीक है ना। इसमें देखो फिर अगला, Fe+2 के आयन के लिए पर चक्रण मात्र चुंबकीय आघूर्ण की गणना कीजिए। 8वीं यूनिट में चौथा पर्सन एज इट इज है, 8वीं यूनिट के अंदर चौथा पर्सन एज इट इज है, 8वीं यूनिट के अंदर देखो किस तरह से, 8वीं के अंदर 9वीं, 8 यूनिट के अंदर क्वेश्चन चौथा, ये रहा। देखो मैंने क्या लिखा, M+2 आयन Z बराबर 26 लिख दिया मैंने, के लिए पर चक्रण मात्र चुंबकीय आघूर्ण की गणना कीजिए। Z मतलब Fe26 कोबाल्ट 27, इसमें Fe+2 को पूछा है, मैंने कोबाल्ट+2 का निकालना बताया था, Fe+2 का है, सेम वही पर्सन है, यहाँ पर हमने किया था, और वही आपको सेम यहाँ पर करना था, कोई दिक्कत नहीं। लेंथ यूनिट संकोचन को समझाइए, चौथी यूनिट में तीसरा पर्सन है, लेंथ यूनिट संकोचन मैंने आपको पूरा बताया था, उसका डायग्राम भी बनाया था मैंने लेंथ यूनिट संकोचन का, जब अपने वीडियो सोल्यूशन किया था ना, तब इसका डायग्राम बनाया था लेंथ यूनिट संकोचन का। चौथी यूनिट में देखो किस तरह से डीएफ ब्लॉक में, देखो यहाँ डीएफ ब्लॉक में लेंथ यूनिट संकोचन, देखो यहाँ ये रहा तीसरा पर्सन। लेंथ यूनिट संकोचन से आप क्या समझते हैं, ठीक है ना। इसका डायग्राम बना के पूरा वीडियो सोल्यूशन में मैंने आपको पूरा चैप्टर बताया था, उस चैप्टर को चेक करना देखना, सेम है वही पर्सन है एज इट इज, यहाँ पर एग्जाम पूछ लिया गया। लेंथ यूनिट संकोचन को समझाइए। फिर देखो ये दुर्वर्ण गुणकता की रेलता किसे बोलते हैं, ये 10वीं यूनिट में 8वां पर्सन दे रखा है, 18वां पर्सन दे रखा है, और ये 6ठी यूनिट में 9वां पर्सन भी दे रखा है, इन दोनों का तो देखना आप, 10वीं में 18वां, 6ठी में 9वां पर्सन है, ठीक है। इसके बाद देखो अपना अगला, और इनके आईयूपीएसी नाम पूछ लिया आपसे, और एल्कोहल वाला चैप्टर पढ़ाया था ना मैंने, तब आपकी यौगिकों संरचना सूत्र लिखने थे, आइसोप्रोपिल एल्कोहल CH3 बीच में CH, फिर आगे OH, ऐसे द्वितीयक ब्यूटिल एल्कोहल पूछा था, द्वितीयक ब्यूटिल CH3 फिर CH फिर CH3 फिर CH2 फिर OH, द्वितीयक ब्यूटिल एल्कोहल पूछा था, इनकी संरचना। फिर देखो फिनोल की 7वीं यूनिट में तीसरा पर्सन है, एजीटी यूं का यूं है, 7वीं यूनिट में तीसरा पर्सन है एजीटी यूं का यूं, 7वीं में तीसरा पर्सन है, देखो 7वीं यूनिट में तीसरा पर्सन एल्कोहल फिनोल ईथर, ये ना, ये देखो क्या है, फिनोल की अनुनादी संरचनाएं बनाइए, ये रहा फिनोल की अनुनादी संरचनाएं बनाइए। और ये आपसे पूछा गया, यहाँ पर भी देखो यहाँ क्या पूछा गया है, फिनोल की अनुनादी संरचना बनाइए, सेम वही लाइन ही चेंज नहीं है बस, ठीक है। और फिर देखो ये पूरी करने वाली रिएक्शन थी, हाइड्रोजन का निर्माण होता है, इस यहाँ पर एल्डिहाइड जुड़ जाएगा, हुआ ना, ये थोड़ा अलग है। इसके बाद देखो फिर अपने अगला, इसके बाद देखो ये अब देखो फैराडे का विद्युत अपघटन का पहला नियम लिखिए, मैंने आपको दोनों करवाए थे। और देखो ये नीचे वाला पर्सन भी सेम एज इट इज का यूं आया है, सेकंड यूनिट में 8वां पर्सन है, दूसरी यूनिट में 8वां पर्सन है, ये दूसरी के अंदर 8वां पर्सन है, देखो
सेकेंड यूनिट ये, इसमें 8वां प्रश्न है ये, 8वां। देखो ये रहा, फैराडे के विद्युत अपघटन के नियम दोनों बताए थे मैंने आपको, पहला और दूसरा दोनों नियम बताए थे, आपको समझाए भी थे किस तरह से क्या याद करना है, ठीक है ना, उनके डायग्राम वगैरह बनाने का तरीका सारा वो। फिर देखो सेकंड इसमें क्या है, 298 केल्विन पर 0.0 m केसीएल विलीन की चालकता इतनी है ना, और यहाँ पर इतने की विशिष्ट की मोलर चालकता का परिकलन कीजिए। और ये प्रश्न सेकंड चैप्टर में 20वां प्रश्न है, सेम एज इट इज, सिर्फ वैल्यू वैल्यू चेंज किए। देखो 20वां प्रश्न सेम इट इज है, सिर्फ वैल्यू चेंज करिए। देखो ये रहा, सेम वही है। देखो 298 केल्विन पर केसीएल विलीन की विशिष्ट चालकता ये है, मोलर चालकता ज्ञात कीजिए। देखो दिखाऊंगा आपको, ये देखो 298 केल्विन पे इतनी केसीएल की चालकता, विशिष्ट चालकता का मान इतना है, इसकी मोलर चालकता ज्ञात कीजिए। सिर्फ ये वैल्यू चेंज हुई है बस, ये वाला मान चेंज कर दिया बस। देखो बाकी सेम वही लाइन है। देखो यहाँ 298 केल्विन 0.20 यहाँ 0.01 कर दिया बस। केसीएल विलीन की विशिष्ट चालकता 0.0248 और यहाँ पर 0.0141 कर दिया है, ठीक है। और बाकी फिर मोलर चालकता ज्ञात कीजिए, सेम ये प्रश्न है 20वां, ये वाला, ठीक है ना, ये वाला भी सेम वही प्रश्न है। फिर देखो इसके बाद अथवा वाले में फैराडे का विद्युत अपघटन का दूसरा नियम देख लिया हमने, सेम वही प्रश्न आ गया, मोलर चालकता निकाल लिया, मान चेंज कर दिए, देखो सेम 0.05, सेम वही प्रश्न है, ठीक है, पीछे हमने कर लिए। इसके बाद देखो ये, और इसमें देखो मैंने है ना आपको 3-4 अलग अलग करवाए थे। एक तो K4Fe K4Fe(F6), एक CONH36 और एक COF6 और एक NiCl4, एक NiCN4। इन छह के लिए हमने ना आपको चुंबकीय गुण निकालना है, इनकी आकृति बनाना है, किस प्रकार संकर निकालेंगे, सारा हमने पूरा समझाया था इस चैप्टर में मैंने। और वहां पर देखो संयोजकता बल सिद्धांत Fe(F6) का आ गया, यहाँ पर, यहाँ देखो NiCN4 का आ गया। यूनिट 5वीं यूनिट में पहला रेगिस्तान भी दे रखा है ये, ठीक है, सेम वही प्रश्न है, कहीं चेंज नहीं हुआ, तो आपको यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। इसके बाद देखो अपना अगला प्रश्न, और अगले में देखो थोड़ा बड़ा कर दूं, निम्नलिखित को एक पद में परिवर्तित कीजिए। अब देखो क्या लिखा है, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड से फिनोल बनाना। 7वीं यूनिट में 19वां प्रश्न है, 7वीं यूनिट के अंदर 19वां प्रश्न दे रखा है। एनिलीन से 2,4,6 ट्राइब्रोमो एनिलीन बनाना 9वीं यूनिट में छठा प्रश्न है। और एथेनेमाइड से मेथेनेमिन बनाना 9वीं यूनिट में चौथा प्रश्न है। सेम ये दे रखे हैं यहाँ पर तो ना, एथेनेमाइड से एथेनेमिन मेथेनेमिन आसमान ब्रोमाइड अभिक्रिया है, मैंने आपको बताया समझाया भी था। ये एनिलीन से ब्रोमीन की रिएक्शन करवा के इलेक्ट्रॉन से प्रतिस्थापन अभिक्रिया में ट्राइब्रोमो एनिलीन बनता है। ये बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड से फिनोल बनाना है, इसके लिए फिर मैंने आपको बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड का भाप आसवन करवा के फिनोल बनाया था, वो सेम वही है, ठीक है। तो आप देख लेना, क्वेश्चन बैंक आपके पास ये। फिर देखो ये बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड से साइनोबेंजीन बनाना, इसकी रिएक्शन केसीएन से करवा के बनाई थी हमने, यूनिट 9वीं में ऑब्जेक्टिव प्रश्न दूसरा है। एनिलीन से बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड बनाना, डाइएजोटीकरण वाला, यूनिट 9 में ऑब्जेक्टिव प्रश्न दूसरा भी है, चौथा प्रश्न भी है डाइएजोटीकरण का है। नाइट्रोमेथेन से मेथिलेमिन बनाना, इसके लिए अपचन वाली रिएक्शन है ये, और ये यूनिट 9 में दूसरा क्वेश्चन दे रखा है, आप देखना अपने क्वेश्चन बैंक में, ठीक है ना, ये यहां तक। फिर देखो खंड डी आ गया। अब देखो सेम एज इट इज प्रश्न आई हूं क्या, यूं किससे हल बताया ना मैंने आपको, चेक कर लेना आप सही। अभिक्रिया की आणविकता को परिभाषित कीजिए। तीसरी यूनिट में 9वां प्रश्न दे रखा है, तीसरी यूनिट में 9वां प्रश्न है, अणुसंकेता व कोटि की परिभाषा दे रखी है। शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए अर्धायु काल का व्यंजक निकालना, तीसरी यूनिट में 14वां प्रश्न है। देखो दिखा देता हूं, चलो तीसरी में 14वां प्रश्न है, देखो सब में आप चेक कर सकते हो, सेम एज इट इज यूं कहीं प्रश्न है ये, तीसरी में 14वां प्रश्न है। देखो ये रहा, क्या है, शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए अर्धायु काल का सूत्र व्युत्पन्न कीजिए। और यहां देखो क्या लिखा है, युद्ध लिखा है,
शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए अर्धयुगाल का व्यंजक व्युत्पन्न कीजिए। सेम वही तो है, ऐसे ही आणविकता वाला है। फिर सेम ये का ये प्रश्न देखो, 99% पूरा होने में लगा समय अर्धयुगाल का 10 गुना होता है, ये प्रश्न। तीसरी यूनिट में दूसरा प्रश्न देखो, दिखा देता हूं चलो आपको। तीसरी में दूसरा प्रश्न है, ये देखो, सेम एज इट इज यूं है। प्रथम कोटि अभिक्रिया की 99.9% पूरा होने में लगा समय अर्धयुगाल का 10 गुना होता है। ये समझाना है, दर्शाइए, समझाना है ये। और सेम है देखो, ये रहा, ये तो प्रश्न है, 10 गुना होता है, सेम यही है, ठीक है। इसके बाद देखो, ऐसे नीचे वालों में संगठन आवर्ती पी, इसका मैंने खालिस्तान दिया था, परिभाषा लेके इसका खालिस्तान लिख दिया था मैंने, वो है। प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए अर्धयुगाल का व्यंजक निकालना, सेम वही। दर्शाइए प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए 75%, ये मैंने आपको न्यूमेरिकल भी करना सिखाया था इस पे, ठीक है ना, सेम वही है, ये वाला यहां तक डी सेक्शन में। और इसके बाद लास्ट में ये वाला देखो, तो क्वेश्चन कहीं चेंज नहीं हुए, सेम वो कि वो प्रश्न है, आप आराम से देख सकते हो। ये देखो, बेकेलाइट विरेचन में प्रयुक्त एल्डिहाइड का नाम बताइए। मैंने ऑब्जेक्टिव प्रश्न उसमें खालिस्तान लिखा है। बेकेलाइट के निर्माण में फिनोल के साथ खालिस्तान काम में आता है, फॉर्मेल्डिहाइड। दिखाऊं, देखो 7वीं यूनिट में प्रश्न नंबर 2, 7वीं यूनिट में प्रश्न नंबर 2, 7वीं यूनिट में, 7वीं है ना ये, 8वीं आ गई है, 7वीं यूनिट में प्रश्न नंबर 2 देखो, 7वीं में दूसरा ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव प्रश्न देखो, ये रहा, सारे हैं दे रखे हैं, ठीक है ना, कौन सा है ऑब्जेक्टिव से 12वां, 7वीं में 12वां, 7वीं में 12वां, ये रहा, ठीक है ना। देखो जरा, फिनोल व फॉर्मेल्डिहाइड की अभिक्रिया से बेकेलाइट बनता है। फिनोल दे दिया, ये क्या पूछ लिया आपसे, फॉर्मेल्डिहाइड आपसे पूछ लिया, बस ये पूछा है, ठीक है ना। इसी प्रकार से गुलटेरिक अम्ल का यूपीसी नाम, ये बताया था मैंने। रोजनमुंड अपचन अभिक्रिया को उदाहरण सही समझाइए। ये यूनिट 8वीं में छठा प्रश्न है, देखो दिखा देता हूं, 8वीं यूनिट में छठा प्रश्न, आठवीं में छठा प्रश्न है, ये रहा, ये रहा। केनिज़ारो अभिक्रिया को समझाना था, ये पूछा गया यहाँ पर, सॉरी, रोजनमुंड अभिक्रिया, क्या है, रोजनमुंड अभिक्रिया, रोजनमुंड अपचन, तो ये पूछा था आपसे रोजनमुंड अभिक्रिया, और यहाँ ये पूछा रोजनमुंड अभिक्रिया को उदाहरण देकर समझाइए। और यहाँ देखो, ये रहा रोजनमुंड अभिक्रिया, उदाहरण देकर इसको समझाना है, ठीक है, ऐसे। और इसी के नीचे अथवा में आया था, देखो ये सिरके में उपस्थित कार्बोक्सिलिक अम्ल का नाम एसिटिक अम्ल, ये मैंने पूरा, और एडीपी अम्ल का नाम डाई कार्बोक्सिलिक एसिड जो है ना, उनको 5 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड के आपको नाम कर याद करने तरीका बताया था, ऐसे देखो, ओम सग्गा, ऐसे ऑक्जेलिक एसिड, मेलिक एसिड, सक्सिनिक एसिड, ग्लूटारिक एसिड और एडीपिक एसिड, ऐसे मैंने आपको बताए थे, ये पांचों को बताए थे फॉर्मूले, और उसके आपको नाम बताए थे। हेल वोलार्ड जेलेंस की अभिक्रिया है, उदाहरण देख समझाइए। 8 यूनिट में छठा प्रश्न है, देख लो चाहे देखना चाहो तो, 8 यूनिट में छठा प्रश्न है ये, हेल वोलार्ड जेलेंस की अभिक्रिया, 8वीं में छठा प्रश्न है, ये रहा, हेल वोलार्ड जेलेंस की अभिक्रिया, ये आपसे पूछा गया था। और ये देखो, यहाँ हेल वोलार्ड जेलेंस की अभिक्रिया को समझाना था ये, ठीक है। ये यहां तक, यहां तक ये अपना पेपर पूरा हो गया। ये 12th का केमिस्ट्री का पेपर था ये, जिसमें लगभग ये मानो कि कोई एक दो छोड़ दो चीजें, बाकी सारा जो पेपर जो था ना, अपने क्वेश्चन बैंक में से आया था। जिस बच्चे ने क्वेश्चन बैंक ढंग से पढ़े हैं, और क्वेश्चन बैंक के साथ साथ आपको क्वेश्चन बैंक के सॉल्यूशन की वीडियो भी देखने थे, उस वीडियो में मैंने कुछ एक्स्ट्रा बातें बताई थी आपको, जो एग्जाम में पूछी गई बार बार। तो ये बिल्कुल इजी पेपर, बहुत इजी था, और क्वेश्चन बैंक के अकॉर्डिंग था। तो आपको अगर क्वेश्चन बैंक आपने ढंग से पढ़े, तो मैं सोचता हूँ कि आपके नंबर अच्छे आएंगे, और कोई भी किसी बच्चे के 90% से नीचे नहीं आएंगे, यानी 20 नंबर आपने स्कूल वालों को भेज दिए होंगे, 80 का था, 80 में से ये मानो 70 प्लस सबके आएंगे इसमें से, अगर
सब मैंने क्वेश्चन बैंक ढंग से किए, ठीक है। और आप इसको थोड़ा सा और एनालाइज कर लो, और अगली बार दोबारा हम वापस तैयार करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।